फ्रेंड, आज हम लोग करने जा रहे हैं बजट 2023-24 का, और इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी हम कवर करेंगे, करंट पोर्शन को भी हम लोग कवर करेंगे। हम लोग बजट से जुड़े जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे उन फैक्ट्स को जो ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से, और साथ ही साथ में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी करेंगे जो संभावित बनते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या इस तरह के किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम अभी चला रहे हैं बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स स्पेशल कड़ी, और उसमें आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे जुड़ रहे हैं। वीडियो है बजट, और बजट का स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रोसेस को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। डिफरेंट स्लाइड्स होंगे, पिक्चोरियल फॉर्म होगा, कुछ 3D इमेजेज होंगे, ग्राफ होगा, और इन सब से मिलके हम लोग करेंगे जानने का कोशिश हमारे बजट के स्टैटिक और डायनेमिक यानी करंट के जो तथ्य है वो भी, और जो स्टैटिक तथ्य है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी। तो हम लोग इस सब को कवर करेंगे। लास्ट में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और प्रयास रहेगा 2023-24 के बजट को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि इससे प्रायः प्रश्न बनते हैं, और जब बने तो हम उसको अच्छे से हल कर पाएँ। सो हम लोग प्रारंभ करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं बजट 2023-24 बजट के इतिहास से। बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द से हुआ था। वो चमड़े का एक बैग था जिसमें लेकर के जाते थे लोग, और इसके ऊपर चर्चा होता था। तो फ्रेंच भाषा का बुजेट शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला, और यहीं से ये बजट शब्द निकला। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्ताव को दस्तावेज के चमड़े के एक थैले के रूप में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया है। बजट, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, तो इन्होंने कहा कि चमड़े का थैला खोला गया है। इसी के बाद से जो वार्षिक आय व्यय है इसके लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। तो ये हम लोग का बजट का इतिहास है। आते हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, और यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बजट से जुड़े हुए प्रश्न प्रायः एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये जनरली करंट और स्टैटिक दोनों ही पोर्शन से इसमें पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके आप एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी रह जाता है किसी प्रकार का डाउट, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बजट के इतिहास को देखते हैं अपने अगले स्लाइड्स में। भारत की बात की जाए तो भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को उस समय की वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने, जिनको यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को ही माना गया है। जब भारत आज़ाद हुआ, अगर पूछता है स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री जो हमारे थे आर के शेट्टी द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था 1950 में, तब हम लोग गणतांत्रिक हो गए थे। इसके बाद जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया। तो ये जो पहला है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरऑल भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 आर के शेट्टी ने, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 1950 में प्रस्तुत किया। भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को प्रस्तुत किया था उनके नाम नीचे दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये वो प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हम लोग अगले स्लाइड्स पे आए, उसके पहले मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। जैसे आज है रविवार, तो हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को करते हैं। इसी के तहत आज हम लोग करंट अफेयर्स में बजट को देख रहे हैं, बजट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज है संडे, आज 3 वीडियोस हम लोग लेकर के आते हैं। एक करंट अफेयर्स, एक टॉपिक बेस्ड, और एक मॉक टेस्ट टाइप का वीडियो आता है जिसको हम सोल्व करते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए, ये आप जानते होंगे, और इसको हल करने के बाद ही हमारा मूल्यांकन सही हो पाता है।
आगे वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने मूल्यांकन को बहुत बेस्ट तरीके से करेंगे। हम लोग अपने प्रिपरेशन की इस स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करते रहेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। बजट के स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए, ये आपके कुछ मार्क्स को बढ़ा देगा डेफिनेटली। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। फ्रेंड्स, ये जो नॉइज़ होता है इसके लिए सच में ही खेद है, मैं क्या करूं। ऐसा होता है कि हम लोग जहाँ पे है यहाँ प्रायः गाड़ियाँ निकलती ही हैं, तो बहुत मैनेज करने के बाद भी थोड़ी आवाज़ रह जाती है। पर अगेन वही बात कि हम लोग क्लासरूम में भी रहते हैं तो ये आवाज़ आता है और रिटेन फॉर्म में आपके समक्ष रहता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। आते हैं अपने इस महत्वपूर्ण स्लाइड्स पे। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हैं, जबकि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री अगर पूछे, पूर्णकालिक शब्द का प्रयोग हो, तो निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में है। भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो ये मोरारजी देसाई थे, इन्होंने 10 बार प्रस्तुत किया था। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो संविधान का अनुच्छेद 112 एक वर्ष में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया है। माने हमारा जो संविधान है इसमें बजट शब्द का वर्णन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के जो केंद्रीय बजट होता है उसको वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS कहा जाता है। सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास है। इन्होंने 2020-21 के बजट को 2 घंटा 42 मिनट में प्रस्तुत किया था, यानी 2 घंटा 42 मिनट इतना लंबा भाषण था। सबसे छोटा भाषण देखा जाए तो ये हीरू भाई पटेल का था, केवल 800 शब्दों का था, जो उन्होंने 1977 में वित्त मंत्री रहते हुए प्रस्तुत किया था। तो देश का सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड सीतारमण जी के पास है, 2 घंटा 42 मिनट का, और हीरू भाई पटेल जी ने सबसे छोटा यानी केवल 800 शब्दों का दिया था, जो देश का सबसे छोटा भाषण था। आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे, और इस पे हम लोग जानते हैं इससे आगे के कुछ और स्टैटिक बिंदु को। ऐसा नहीं फ्रेंड कि हम लोग इस वीडियो में केवल स्टैटिक को करेंगे, पहले हम लोग स्टैटिक देख लेते हैं, फिर जो करेंट्स में जो रिसेंट के बजट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। किसी स्लाइड्स में ऐसा हो सकता है कि सारा बात आपको पता हो, एक या दो बात आप नहीं जानते हो, तो ऐसे में आप स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, जो आपके लिए एक डिजिटल नोट्स के रूप में भी काम करेगा। देयर इज अ सरप्राइज, मैं आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज भी रखा हूँ। इसका चर्चा मैं बहुत जल्द अपने आने वाले वीडियो में करूँगा आपके साथ। फिलहाल हम लोग जो बजट को लेकर के कर रहे हैं इसमें अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो आम बजट 2023-24 को निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया। ये जो बजट था ये डिजिटल बजट था, और इस तरह से निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया है। बजट 2021-22 भारत का पहला डिजिटल बजट था जिसमें पेपर का प्रयोग नहीं हुआ था, पेपरलेस था। 2023-24 के लिए कुल राशि जो आवंटित है वो है 45,03,097 करोड़ राशि। 2023-24 के लिए जो कुल बजट है हमारा वो है 45,03,097 करोड़ का। चालू वर्ष की बात की जाए तो 2022-23 में भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। 23-24 में भारत की GDP वृद्धि दर को 6 से 6.8% के बीच रहने की अनुमान लगाई जा रही है। तो ये हम लोग बजट 2023-24 से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया, ये डिजिटल बजट था, यानी तीसरी बार डिजिटल बजट आया। 45,03,097 करोड़ का कुल बजट आवंटित हुआ है। भारत की जो GDP दर है 22-23 में 7% है, 23-24 में 6 से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। अब एक पाई चार्ट हम आपके समक्ष रखते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से इसको एलोकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो पाई चार्ट है आपके समक्ष, इसमें आप देख सकते हैं इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज जो है वो 7% है, कॉरपोरेशन टैक्स 15% है,
जबकि जीएसटी का और अदर टैक्स का एक बड़ा हिस्सा है जो 17% है, कस्टम्स से 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिट से 2% और नॉन टैक्स रिसिट से 6% प्राप्त हुआ है। बोरोइंग और जो अदर लाइबिलिटीज है ये सबसे बड़ा हिस्सा रखा है, यानी 34%, 34% हमारा उधार या फिर देयता के रूप में है। ये है हमारे बजट का पूरा पाई चार्ट के जरिए एक प्रस्तुतिकरण। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज के तहत है। इनकम टैक्स 15%, यूनियन एक्सरसाइज डेट ड्यूटीज जो है वो 7% है, कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, जीएसटी या अन्य टैक्स को मिला के 17%, कस्टम्स 4%, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स 2% और नॉन टैक्स रिसिट्स 6%। सो ये वो पाई चार्ट है जो आपको बता रहा है कि किस तरह से रुपया आया है हमारे पास, मतलब पैसा जो है वो किस तरह से भारत के पास आया है और फिर उसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे। ये वो चार्ट है जो आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि रुपया जा कहाँ रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, किस मद में। तो सबसे ज़्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। बहुत बड़ी राशि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जा रही है, 20%। इसके बाद में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, 9%। कुछ सब्सिडीज दी जाती है, छूट वगैरह, ये 7% है। रक्षा क्षेत्र में डिफेंस के लिए 8%। केंद्र से जो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं 17%। फिनेंस के लिए जो कमीशन और अदर जो ट्रांसफर्स हो रहा है, मतलब वित्त आयोग और जो दूसरा जा रहा है उसमें 9%। स्टेट्स का जो शेयर है टैक्स एंड ड्यूटीज़ का वो 18% है और जो अदर एक्सपेंडिचर है उसको 8% लिया गया है। पेंशन्स में 4% राशि जा रही है। तो ये हम लोगों ने पाई चार्ट के जरिए देखा पैसों का आगमन कैसे हो रहा है और पैसों का बहिर्गमन किस तरह होना है, यानी कि रुपया आ कैसे रहा है, रुपया जा कैसे रहा है। इनकम और खर्च दोनों को हम लोगों ने देखा। अब एक बार हम लोग ये देखते हैं तस्वीर जो आपके समक्ष है, घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाता हुआ। इसमें एक ग्राफ है जो जीडीपी का प्रतिशत दिखा रहा है, राजकोषीय घाटा दिखा रहा है और ये अलग अलग पैटर्न से बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे 21-22, 22-23, फिर 23-24। 21-22 में क्या था वास्तविक, 22-23 में बजट का अनुमान क्या था और प्राप्ति के संशोधित अनुमान क्या था, और 23-24 में बजट का अनुमान क्या है, ये आप यहाँ ग्राफ के तहत देख पा रहे हैं। बजट 2023-24 की 2014 से अब तक की उपलब्धियों को देखते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ रुपया खर्च हुआ घरेलू शौचालय के निर्माण में। केवल 9 साल के अंदर भारत जो है वो 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 2014 से अब तक की उपलब्धियां देखी जाए, 2014 हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस समय सरकार में परिवर्तन हुई थी। तो 2014 से अब तक की उपलब्धियों में सबसे बड़ा है, सिर्फ 9 साल के अंदर दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा। किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण और दोगुनी से ज़्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपया है। सो ये वो उपलब्धियां हैं जो नए सरकार के आने के बाद से देखने को मिली है। हम लोग एक और ग्राफ्स लेते हैं और ग्राफ्स वगैरह ये जो इमेजेस हैं इनका उद्देश्य यही होता है कि चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से आपके समक्ष रखते हैं। सप्तऋषि यानी कि 7 प्राथमिकताएं जो ली गई है उसको यहाँ दर्शाया गया है। युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, सुरक्षा उपकरण, अवसंरचना और समावेशी विकास। ये वो है
जिनके ऊपर जो सप्तऋषि प्राथमिकताएं में रखी गई है। ये जो 7 आप देख पा रहे हैं जो ग्राफ के तहत है, सभी लोगों को एक साथ लेकर विकास के बारे में सोचना। इसी का इंग्लिश वर्जन आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं। तो जो सप्तऋषि या 7 प्राथमिकताएं हैं वो ये केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई है, और जो फोकस्ड रहेगा हमारे बजट के खर्च होने का जो मेन बिंदु होगा वो यही 7 प्राथमिकताओं में से प्राथमिकताओं पर ही खर्च होगी। हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे, जहां हम लोग डिटेल्स में इन सब चीज़ों को आपके साथ कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप लिंक में हमारा ऐप आ गया है, जिसे डिस्क्रिप्शन में रखा गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्ले स्टोर पर भी ऐप अवेलेबल है, वहाँ से आप अगर ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो वो भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगी। कैसे करेगी उसको मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं ये 7 प्राथमिकताओं को, जिसको सप्तऋषि प्राथमिकता कहा गया। पहली प्राथमिकता है समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास में पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वर्धक निधि। वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि एक कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कृषि वर्धक नीति ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है उनको कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए लाई गई है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम जो कि दूसरा है, इसमें है उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। एक बार फिर से, उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। जो दूसरा आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम आता है समावेशी विकास के अंतर्गत। प्राथमिकताओं में हम लोग पहला प्राथमिकता पढ़ रहे हैं जो समावेशी विकास है। इसमें कृषि और कृषि के अंतर्गत ये 2 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। कृषि वर्धक निधि जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, और आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, इसके तहत उच्च मूल्य के बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। समावेशी विकास के तहत तीसरा जो है वो है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र। मिलेट मतलब मोटा अनाज हो गया, श्री अन्न जिसको बोलते हैं। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा और विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा भंडार। मिलेट्स में ये मोटे जो अनाज है वो आते हैं, ज्वार बाजरा एटसेट्रा। तो भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है, जैसे ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, शामा। तो ये सब मिलेट का उत्पादन होता है भारत में। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कौन सा अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो ये भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं जिसको आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन ये है कि 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो किस चीज के ऊपर फोकस्ड है? तो ये हम लोग समावेशी विकास के अंतर्गत तीसरे पॉइंट को समझे। श्री अन्न बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। श्री अन्न के तहत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा इत्यादि है। और इसके लिए जो वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे, और ये जो हम लोग कर रहे हैं प्राथमिकता, जो सप्तऋषि प्राथमिकता है, इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। फिलहाल ये है आपके समक्ष। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने स्लाइड्स का, जिससे ये एक डिजिटल नोट्स के रूप में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। प्राथमिकता 1 में समावेशी विकास है। इसके तहत हम लोग कर रहे हैं एग्रीकल्चरल के अंतर्गत आने वाले चीज़ों को, और इसमें चौथा है कृषि ऋण, एग्रीकल्चर क्रेडिट। किसानों के हित पर जोर देते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित
करते हुए 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। यानी किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इस पे 20 लाख करोड़ रुपए तक ऋण दिया जा सकेगा। ये वृद्धि किया गया है, मतलब अब बजट में 20 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं कृषि ऋण के लिए देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग समावेशी विकास के अंतर्गत देखते हैं मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि की गई है। 2023 में जो जीडीपी का 2.1% है वो रखा गया है स्वास्थ्य पर खर्च हेतु। ये वृद्धि किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यय पे जो वृद्धि थी वो 2% के नीचे थी। सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन, इस बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन जो है वो शुरू किया गया है ताकि 2047 तक भारत को अनीमिया मुक्त बनाया जा सके। सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। उद्देश्य है भारत को एनीमिया उन्मूलन बनाने का। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, इसको एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो नॉर्मल ब्लड सेल है वो ऐसे होते हैं। नॉर्मल जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं, ये सिकल शेप्ड आकार के होते हैं। उनका जो आकार होता है वो सिकल शेप्ड होता है। और ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो आपने यहाँ पे देखा। जब अनीमिया होता है तो वहाँ आप आकृति देखिए किस तरह से चेंज हो जा रही है। ये है नॉर्मल एरिथ्रोसाइट और यहाँ जो है ये अनीमिया वाला एरिथ्रोसाइट है। तो ये एक परिवर्तन होता है जो जानलेवा बीमारी साबित हो सकता है। आपको ये अंतर है नॉर्मल आरबीसी में और सिकल सेल अनीमिया वाले आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल्स में। तो ये जो आकृति बन जा रही है, इसी कारण इसे सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन कहा गया है। सिकल सेल अनीमिया कहा गया है। इस बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। अनीमिया उन्मूलन किया जा सके 2047 तक, इसके लिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा पर जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध कराई जाएगी, स्थापना होगी इसकी। पंचायत और वार्ड स्तर पर भी पुस्तकालय खोलने के लिए राज्य सरकार को प्रोत्साहित किया जाएगा। टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए। शिक्षा पर जीडीपी का 2.9%। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना होगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मीन्स पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर जो पुस्तकालय खोलना है वो किस तरह से खोलना है, इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने एजुकेशन जो समावेशी विकास है उसके अंतर्गत एजुकेशन के लिए क्या प्रोग्राम या क्या लक्ष्य रखा गया है उसको हम लोगों ने यहाँ देखा। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का ऐप है, उसका लिंक दिया गया है। आप उसे हमारे चैनल से या प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे, अगर आप रिसेंट बीपीएससी 69वीं में बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेंगी। एक तो बीपीएससी 69वीं का मॉक टेस्ट, दूसरा एक कोर्स जो हम लोगों ने लॉन्च किया है बीपीएससी 69वीं के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और तीसरा एक कोर्स जो अफोर्डेबल फ़ी के साथ लॉन्च हुआ है। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं बजट 2023-24 में सभी के लिए क्या सुविधाएं आई है। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन, ये पहला है जो आपको याद रखना है। दूसरा है पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण यानी ट्रांसफ़र किया गया। तो 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान के तहत जो रुपया दिया जाएगा ये। इसके बाद में आपको पीएम MBY, पीएम
JJY, इसके बाद में PM जनधन बैंक खाता, यहाँ पे आप कोविड टीकाकरण, उज्ज्वला के तहत दिए गए कनेक्शन और SBM के तहत 11.7 करोड़ का जो पारिवारिक शौचालय वगैरह बनवाए गए हैं, इसका वर्णन है। ये उपलब्धियां है समावेशी विकास में अभी तक जो भारत इन उपलब्धियों को भारत प्राप्त कर पाया है। या ये बजट 2023-24 का वीडियो हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग अभी जो स्लाइड्स देख रहे हैं ये सभी के लिए सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। सो जनरली लोगों के सुविधा के लिए क्या था ये हम लोगों ने देखा। अब आते हैं जो हमारा दूसरा प्राथमिकता था, हम लोग सप्तऋषि प्राथमिकता के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा प्राथमिकता था रीचिंग द लास्ट माइल, अर्थात अंतिम छोर तक पहुंचना। अमीर गरीब नहीं, दूर शहरी ग्रामीण नहीं, सभी लोगों को इसका लाभ मिले, ये लक्ष्य है। PVTG यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वे जनजातियाँ जो दुर्लभ होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, उनकी तरफ विशेष रूप से रखा गया है। ये संवेदनशील जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें PVGT परिवार, PVGT क्या है ऊपर हम लोगों ने देखा है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। सो PVGT परिवार को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। PVGT विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उद्देश्य होगा ये जो संवेदनशील जनजातीय समूह है इनका उत्थान किया जाए। PVGT विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ तक का खर्च करने का प्रावधान है। प्राथमिकता 2 हम लोग कर रहे हैं, अंतिम छोर तक पहुंचना। इसमें आगे है PM आवास योजना, इसका खर्च 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मियां नियुक्त किए जाएंगे। भारत श्री की स्थापना, प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया है। यानी जो पुराने पुरालेख वगैरह है इनका डिजिटलीकरण किया जाएगा और इसके लिए भारत श्री की स्थापना का प्रावधान है। आते हम लोग आगे अपने अगले इम्पोर्टेंट स्लाइड्स पे। प्राथमिकता 3 अवसंरचना और निवेश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी किया जाएगा ताकि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करे। इसके लिए 50 वर्ष तक ब्याज रहित, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऐसा ऋण जारी किया जाएगा। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा बजट है, वो घोषित किया गया है। याद रखिएगा, अब तक का सबसे ज़्यादा बजट रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ है, जो 2023-24 में घोषित किया गया। टायर 2, टायर 3 शहरों के विकास के लिए UIDF यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड घोषित किया गया। इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये आपको राष्ट्रीय जो बजट है हमारा, केंद्रीय बजट जो है, उसमें अवसंरचना और निवेश से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। ये आएंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। प्राथमिकता हम लोग देख रहे हैं सप्तऋषि प्राथमिकता के अंतर्गत। प्राथमिकता 3 पे हम लोगों ने देखा अवसंरचना और निवेश से जुड़े इन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। अगली स्लाइड्स में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की तरफ, जो कि प्राथमिकता 4 सक्षमता को सामने लाना, अनलिशिंग द पोटेंशियल, इस पे काम करेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र अर्थात AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसी। देश के शीर्ष शैक्षिक स्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो जो हमारे देश के टॉप लेवल के शैक्षिक संस्थान हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया जाएगा। दूसरा है 5G सेवा। देश में 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। मतलब 100 प्रयोगशाला होगी जो एप्लीकेशन तैयार करने के लिए, जो मोबाइल ऐप्स वगैरह होते हैं, ये एप्लीकेशन तैयार करने के लिए काम करेगी।
पांचवी प्राथमिकता पे आते हैं जो है हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ। तो इसके तहत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पहले आता है, फिर गोवर्धन योजना। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पहले जानते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाएगा और इसके लिए 79,700 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। यानी कि हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का हम लोग यूज करेंगे जिससे पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिससे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को शुद्ध जीरो, नेट जीरो पे लाने का लक्ष्य रखा है? तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य है ये वही है कि कैसे भी हम लोग कार्बन के उत्सर्जन को कम करें। गोवर्धन योजना, गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। जो अवशिष्ट है उससे आय का स्रोत बनाया जाएगा। प्राथमिकता 5 हरित विकास ग्रीन ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं। इसी के तहत अगला पॉइंट है पीएम प्रणाम योजना। इसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रासायनिक उर्वरक की जगह प्राकृतिक उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये सब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसे आप मिस मत कीजिएगा। आप ये एटलीस्ट सप्तऋषि जो प्राथमिकताएं हैं इनका नोट्स जरूर तैयार कर लें और इनमें जो योजना वगैरह आ रहा है ना इनको आप अलग से भी बढ़िया तरह से आप इसको तैयार कर लें। यहाँ क्योंकि हम लोग बजट के लिए कर रहे हैं तो शॉर्ट में इसको करके हम लोग निकल रहे हैं। समय मिला तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप इसका अपने स्तर से इसके नोट्स को तैयार कर ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा। मिष्टी योजना, मिष्टी योजना के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी और बायो इनपुट संसाधन केंद्र के तहत अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस सब का डिजिटल नोट्स लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिजिटल नोट्स के लिए बस आपको इसका स्लाइड शॉट्स रखना है अपने पास। प्राथमिकता 6 जो है वो है युवा शक्ति को यानी यूथ पावर को। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू किया जाएगा। कौशल विकास योजना जो भी चल ही रहा है उसका चौथा चरण 4.0 शुरू किया जाएगा, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक, 3D प्रिंटिंग इत्यादि जो विषय है इनको नए सिलेबस में शामिल किया जाएगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के नंबर 6 पे आते हैं यूथ पावर यानी युवा शक्ति। यूनिट मॉल। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अन्य और स्वयं के लिए एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी या वित्तीय राजधानी में एक यूनिट में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब एक यूनिटी मॉल होगा। इस यूनिटी में आपको जो भी जीआई टैग मिला हुआ है, एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और जो हस्तशिल्प उत्पाद है इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक मॉल टाइप सा बनाया जाएगा। प्राथमिकता 7 जो कि वित्तीय क्षेत्र के लिए है, फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, सप्तऋषि का 7वां और अंतिम। इसमें पहला आता है महिला सम्मान बचत पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र के अंतर्गत महिलाओं को 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपये जमा करने की सुविधा दी जाएगी। इसके अंतर्गत उन्हें 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र के अंतर्गत महिलाओं को 2 साल के लिए 2 लाख रुपये जमा करने की सुविधा दी जाएगी। 2 साल के लिए वो 2 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें 7.5% का ब्याज भी मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या लाभ है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो बचत योजना है इसके लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बचाकर 30 लाख कर दी गई है। प्राथमिकता 7 अर्थात वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत ये अंतिम है, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी स्कीम।
तो एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए का नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा और इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए का गारंटी युक्त ऋण भी संभव हो जाएगा। सो हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं, जो कि अब आपके लिए कुछ काम लेकर के आया है। आपके लिए काम है कि आपको बजट के इन इम्पोर्टेंट जो समरीज है इनको याद कर लेना है और साथ ही साथ हम लोग इसके बाद करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है और भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है और 2023-24 में 6 से 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं, जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये वो 7 लक्ष्य है जिसको सप्तऋषि कहा गया है, यानी प्राथमिकता दी गई है। बजट का सारांश हम लोग कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपको प्रत्येक स्लाइड्स को अगर आप स्क्रीनशॉट्स भी कर लेते हैं तो एक अच्छा डिजिटल नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। 2 लाख की अगर ये बचत करती है तो इन्हें 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो कि बजट का सारांश से ही जुड़ा हुआ है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की है। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता दिया गया। सीवर सफाई जो पहले मनुष्यों के द्वारा किया जाता था, इसको बैन करके अब मशीनों के जरिए सफाई कराई जाएगी। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 लैब बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। रेलवे के लिए 2.400 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 1 वर्ष तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होने ही चाहिए। आते हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। यहाँ हम लोग कर रहे हैं बजट के सारांश को, और ये बजट का सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक जो उर्वरक है उसको बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोबर धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। तो बजट के सारांश के तहत, समरी के तहत ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
2-3 और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। नई अर्थव्यवस्था में जो आयकर के छूट है, इसके लिए आय की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 से 6 लाख के लिए 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15% और इस तरह से आगे बढ़ाया गया है। 0 से 3 तक जो टैक्स है वो शून्य है, नील रखा गया है, यानी 0 से 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देने हैं। वहीं अगर आप 15 या इससे अधिक का इनकम करते हैं तो फिर 30% का टैक्स आपको देना है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। इसके पहले मैं जो आपको बता रहा था ऐप के बारे में, अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 3 स्तर पर आपकी मदद करेगा। नंबर 1, आपको एक रियल टाइम मॉक टेस्ट अवेलेबल कराएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मॉक टेस्ट है ये रिसेंट में जो बदलाव हुए हैं परीक्षा लेने के उस पे प्रश्न बनाने के तरीके पे, उसको इसी स्तर से यहाँ भी प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ जो सिलेबस है या जिस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, स्टैंडर्ड भी लगभग वही हैं। इसके अलावा आपको अगर और थोड़ा इसमें देखा जाए तो जब आप टेस्ट को सोल्व करके सबमिट करते हो तो एक बहुत सुंदर एनालिसिस आता है जो न केवल सब्जेक्ट वाइज बल्कि चैप्टर वाइज बता देगा कहाँ आपकी ज़्यादा समस्याएं आ रही है, कौन सा सेक्टर आपका कमज़ोर है। इसके अलावा किस विषय पे आपने कितने समय लिए। इतना ही नहीं, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं जो आरक्षित वर्ग है या आप अनारक्षित वर्ग से है, फिर भी आप उसे सिलेक्ट करके ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह का एग्ज़ाम होता, अगर ये क्वेश्चन पेपर आया रहता एग्ज़ाम में तो आप ग्रीन जोन में है या नहीं। यानी ये भी बता देगा कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछे गए होते तो एग्ज़ाम में आप पास कर रहे थे या नहीं। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। यहाँ एक अगला स्लाइड्स आपके समक्ष है जिसमें पिक्चोरियल फॉर्म में चीज़ों को समझाया गया है, रक्षा संसाधन से लेकर के। और ये हम लोगों ने पहले देखा भी है, इनको एक बार फिर से आप क्विकली चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि रक्षा उत्पाद 5.94, सड़क परिवहन 2.70, रेल 2.41, उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इनको 2.06, गृह मंत्रालय को 1.96 और संसाधन एवं उर्वरक मंत्रालय को 1.78, ग्रामीण विकास 1.60, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.25 और संचार मंत्रालय को 1.23। ये वो जो है लाख करोड़ रुपए में है ये यूनिट जो विशिष्ट मंत्रालयों को आवंटित की गई है इस बजट के जरिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना लाख करोड़ रुपया किसे आवंटित किया गया है। सबसे अधिक जो आवंटित किया गया है वो रक्षा मंत्रालय को है 5.94 लाख करोड़ और संचार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ जो कि न्यूनतम है। रेलवे में 2.41 जो अब तक का सबसे अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 और इसके तहत आप यहाँ गृह मंत्रालय को 1.96 और उर्वरक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। एकलव्य आवासीय स्कूल और प्रधानमंत्री आवास योजना 2022-23 और 23-24 का यहाँ पे तुलना है। 2022-23 में 2000 करोड़ तो वहीं 2023-24 में ये 5943 पर है। 2022-23 में 48,000 तो 79,590 है 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े। सो ये एक पिक्चोरियल फैक्ट्स आपके पास अवेलेबल हुआ। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड्स की तरफ और इस अगले स्लाइड्स में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। उसके बाद शुरू होगा आपका काम, हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी। बजट का सारांश हम लोग देख रहे हैं। ये हमारे पास अगला स्लाइड्स है जिसमें ईवी के त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण के लिए यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2022-23 और 23-24 के बीच आप तुलना देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर विशिष्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है इसमें 1491 से 2491 कर दिया गया है, मतलब वृद्धि की गई है हर उस सेक्टर पे जो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एडुकेशन हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, हर सेक्टर में ही वृद्धि की गई है और ऐसा प्रयास किया गया है कि हम और बेहतर कर पाएँ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग के अभी दिमाग में चल रहा था वो था फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए क्या है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 100 से सीधे 1250 कर दिया गया है।
जल जीवन मिशन 60,000 से 70,000 किया गया है। तो ये थे हमारे बजट से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। आशा है आप अच्छी तरह से इसे समझ पाए होंगे। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को जिसको आपको करना है सोल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। ये है वो प्रश्न जिसको आपको सोल्व करना है जो अनुमानित हो सकता है कि एग्जाम में प्रश्न बने, संभावित है यह। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो 6 से 6.8%। पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया है आदिवासी के लिए। आगे आते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है 2023-24 के लिए? तो ये 5.9% है जीडीपी के। नेक्स्ट अगले स्लाइड्स पे आते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार राज्य को अपने एक जिला एक उत्पाद जीआई टैग और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए कौन सा मॉल स्थापित किया गया? तो ये यूनिटी मॉल है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यूनिटी मॉल। केंद्रीय बजट 23-24 में पीएम प्रणाम योजना किस लिए शुरू की गई है? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए या पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में मिस्टी मिशन शुरू की गई है। तो ये जो मिशन है ये किस चीज़ के लिए है? आर्द्रभूमि संरक्षण, मॉडल गांव, बाजरे की खेती, मैंग्रोव वृक्षारोपण। तो ये सही उत्तर है मैंग्रोव वृक्षारोपण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 112 है, अर्थात सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं इस प्रश्न को। आगे आते हैं अगले स्लाइड्स पे। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच जो आयकर स्लैब है वो क्या है? 5, 10, 15 या 20%। तो हम लोग जानते हैं 3 लाख से नीचे को नील रखा गया है और जब 3 लाख से 6 लाख के बीच आते हैं तो 5% का इनकम टैक्स रखा गया है, कर का जो दर है। 23-24 का कुल अनुमानित बजट कितना निर्धारित किया गया है? 45,03,97 करोड़, यानी ए इसका सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 7, 6.8, 8.2 या 7.5%। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर यदि कोई महिला 2 लाख तक का सेविंग्स करती है तो उनको जो ब्याज मिलेगा यह भी हम लोगों ने पढ़ा था 7.5% मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए। मिलता हूँ आपके साथ बहुत जल्द ऐसे ही एक वीडियो के साथ। और आज है रविवार तो 3 वीडियो आपको